हम लोग बात करने वाले हैं कि अगले 9 महीने के अंदर आपको आपके क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करनी है इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। बिकॉज मुझसे कई स्टूडेंट्स ने ये डाउट पूछा कि सर जो हम लोग पढ़ाई करते हैं केस लॉज की या फाउंडेशन सब्जेक्ट्स की, उसके हम नोट्स किस तरीके से बनाएं, पेपर का पैटर्न किस तरीके से होता है। इन सारी बातों को मैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस वीडियो के अंदर आंसर करने वाला हूं। और साथ ही मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है, किस तरीके से आपको केस लॉज पढ़ने हैं, कौन से केस लॉज पढ़ने हैं, लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न कैसा था, सारी बातें आई विल डू इन कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और साथ ही में अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां पे हम लोग आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, अपडेट्स और बाकी चीजें रोजाना देते हैं। ठीक है, चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटी सी बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर देखिए पैटर्न आपका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर 120 मार्क्स का देखिए आपका ये टोटल पेपर होता है, जिसमें कि आपको 2 घंटे मिलते हैं, मतलब 1 मिनट आपको मिलता है हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, वन थिंग इज क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो 1 मार्क मिलेगा, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके सीधे सीधे डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब आप बात करते हो पैटर्न में और थोड़ा सा डिटेल में जब आप जाओगे तो या तो आपको ऐसा होगा कि 12 पैराग्राफ और 10 क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर, जो कि ये आपका 2020 के पेपर में और 2023 के पेपर में हुआ था, या फिर 20 पैराग्राफ और 6 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके 2022 और 2021 के पेपर में हुआ था। अब इसमें देखिए डिफरेंस आपको क्यों समझना है, बिकॉज यहाँ पे जब 12 पैराग्राफ आते हैं तो जो पैराग्राफ की लेंथ होती है वो लंबी हो जाती है, और जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर ये डिमांड होती है कि आप पैराग्राफ को पढ़ के उसमें से आंसर निकालो, जिसकी वजह से जो पेपर होता है वो लेंदी हो जाता है। और अब जब बात करते हो 20 पैराग्राफ और 6 क्वेश्चंस की, तो पैराग्राफ के नंबर्स बढ़ जाते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं उनका रिलेशन पैराग्राफ से उतना नहीं रहता। और फिर आपकी नॉलेज टेस्ट होती है, आपकी प्रैक्टिस टेस्ट होती है कि आपको आता कितना है। तो दोनों ही केसेस में आपकी तैयारी होनी चाहिए, बी इट योर रीडिंग एबिलिटी, बी इट योर लीगल नॉलेज, बी इट योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग शुड बी कवर्ड अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ क्लैट पीजी। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको गाइड अभी देने वाला हूं प्रिपरेशन करने की, वो इन सारे के सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आपकी प्रिपरेशन कराएगी। चाहे अगर मान लो 2024 में ये वाला पैटर्न है, चाहे ये वाला पैटर्न है, आप जो है गुगली नहीं खाओगे। इसको और डिस्कस करने के अलावा मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग जो 19 तारीख है ना, 19 मार्च, अभी हम लोग यहाँ पे मैंने अनाउंसमेंट इसकी की थी, हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करने वाले हैं स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर द संभव लॉ क्लैट पीजी 2024 जो आपका पेपर होना है उसके वाले के लिए। तो आप ये डेट जो है ना जरूर से नोट कर लीजिए, 19 मार्च की। आपको जो ये एग्जाम है उसको जरूर से देना है। यहाँ पे जो एग्जाम होगा ना, ये आपके पूरे 3 दिन तक खुला रहेगा यहाँ पे इसका, कि आप आइए आराम से। संडे को नहीं दे पाए, संडे को दो, मंडे को दे दो, ट्यूसडे को दे दो, 3 दिन तक आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा खुला। आप आइए, आपको सिंगल अटेम्प्ट रहेगा, आप आराम से रजिस्टर करके अपना पेपर दो। और आपका जो मेरिट लिस्ट में अगर नाम आता है तो हम लोग आपको सीधे सीधे 100% स्कॉलरशिप देंगे हमारे कोर्सेज के लिए। जो भी टॉप 3 या 4 स्टूडेंट्स हैं वो 100% स्कॉलरशिप पे हम लोग यहाँ पे उनको सारा का सारा मटेरियल जो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो आपको देंगे। और उसके अलावा जो और स्टूडेंट जो अच्छे से वो करेंगे उनको हम लोग अलग से एडिशनल डिस्काउंट्स और बाकी चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो जरूर से जो आपका ये आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है इसमें ज्वाइन करिए, फ्री का टेस्ट है, एनरोल करके अपना बढ़िया से एग्जाम दीजिए, पता करिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, और साथ में आपको मौका मिलता है स्कॉलरशिप भी पाने का। अब चलिए वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो आपके पास जो टाइम है, अगर मान लो आप ये वीडियो देखते हो मार्च में, कभी भी मान लो 18 तारीख को देखा, 19 को देखा, 20 को देखा, कभी भी देखा, तो आपके पास एग्जैक्टली 9 महीने बचते हैं। बिकॉज यहाँ पे 18 या फिर 19 तारीख को पेपर होने का सबसे ज्यादा चांस है इस बार। ठीक है, सीधे सीधे बात है, 17 को भी हो सकता है। तो टोटल 9 महीने है। और इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने यहाँ पे लगाने चाहिए अपने फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर खत्म करने के लिए। और उसके बाद जब ये फाउंडेशन सब्जेक्ट्स फिर जो केस लॉज हैं वो सब आप एक बार पढ़ लोगे, तब आप प्रॉपर्ली मॉक पेपर्स पर अपना ध्यान लगा पाओगे। तो समवेयर इन द मंथ ऑफ अगस्त आप कहो प्रॉपर्ली कि आप अपना मॉक पेपर्स देना, प्रॉपर पढ़ाई शुरू करना शुरू करो, और बाकी जो टाइम है उसमें अपना फाउंडेशन सब्जेक्ट्स कवर करो। दैट इज माय जनरल एडवाइस। अब इस एडवाइस को एग्जीक्यूट कैसे करना है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप समझ लीजिए पिरामिड होता है क्लैट पीजी एग्जाम का। और ये मेरा फेवरेट एक आप समझ लीजिए तरीका है समझाने का कि आपको पढ़ाई अपनी करनी कैसे है। सबसे पहले देखिए जो यहाँ पे बेस फाउंडेशन है वो है आपके फाउंडेशनल स्टडीज, ये आपकी नींव है। अगर आपके फाउंडेशनल स्टडीज अच्छे से नहीं होंगे तो होगा क्या कि जब आप केस लॉस पढ़ने जाओगे ना, तो आपको जो चीजें होंगी वो समझ में जल्दी आएंगी नहीं, अगर आपने ये पार्ट स्किप करा। जैसे मान लो सीआरपीसी है, सीआरपीसी में अगर आपको प्रोसीजर सही से नहीं आता है तो किसी केस के अंदर अगर लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ऐसे ऐसे उससे यहाँ पे जजमेंट सुनाया गया, या फिर इसका ये कोरिलेशन यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन में गया, या फिर यहाँ से यूएपीए में गया, या फिर कहीं से भी गया, तो आप कंफ्यूज करोगे कि यार ये लिखा क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज बहुत हार्ड लग रही है। इन सब चीजों से बचने के लिए
पहले अपने फाउंडेशन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करिए, फिर उसके बाद केस लॉज पे आइए, और जब एक बार आपने केस लॉज पढ़ लिए तब आपको आना है एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस पे। बिकॉज आपको जैसे मैंने बताया, जब 20 पैराग्राफ और 6 क्वेश्चन वाला आता है, या फिर 12 और 10 वाला भी होता है आपका पेपर, उसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, उसके चक्कर में आपके हाफ से लेकर 1/3 मार्क्स सीधे सीधे अफेक्ट होते हैं। मतलब जो आंसर होता है वो पैराग्राफ के अंदर दिया होता है। तो इसीलिए मॉक पेपर लगाना और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके मार्क्स के लिए। ठीक है, इसके बाद में जब मैं आगे बात करूंगा कि आपको अपनी पढ़ाई को डिवाइड कैसे करना है, उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा लास्ट 4 ईयर्स के पैटर्न को। अब इसके अंदर सीधी सी बात है, हमने उठा के यहाँ पे सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिससे कि आपको ये पता है कि आपको आपके टाइम को अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना है। सबसे ऊपर आपका आता है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, कंपनी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसपे कि हर साल क्वेश्चन आया है, बार की एक आध बार कभी ना आया हो। और इसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, एनवायरमेंट लॉ, इसके ऊपर भी ऑल्टरनेट करते हुए क्वेश्चंस आते ही जाते रहते हैं। तो इनको तो आपको बहुत ही सॉलिड तरीके से करना है। और उसके बाद जो आपके मिसलेनियस सब्जेक्ट्स हैं ये वाले, इनके अंदर आप कहोगे सर ये तो केवल 3-4 ही दिखाई दे रहे हैं, ये तो बड़ा अच्छा बड़ा आसान हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे गुगली नहीं खानी है, बिकॉज यहाँ पर जितने भी आपके इस तरीके के सब्जेक्ट है, जैसे मान लो आर्बिट्रेशन हो गया, बैंक्रप्सी हो गया, यूएपीए, एनडीपीएस, ये सारे के सारे इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो आपको इनको कवर भी करना है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं देना कि जो ऊपर वाली पढ़ाई है वो आपकी हिल जाए, डिस्टर्ब हो जाए। तो इसी चीज को समझते हुए आप चलिए आगे समझते हैं इस बात को कि आपको एग्जीक्यूशन करना कैसे है इन सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई का, अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस लेवल ऑफ ईच सब्जेक्ट जो कैटेगरी है। उसके लिए मैं सीधी सीधी आपको बात बताऊं, आपको अपनी पढ़ाई को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, सीधा सीधा। अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो इतने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन 4 साल में पिछली बार से इन पार्ट से आया है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहले है आपका बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट्स, एनआई, पार्टनरशिप, बैंक्रप्सी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इस तरीके के टॉपिक्स आपके आते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो कि सीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएस एग्जाम देके क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके लिए ये पार्ट बिल्कुल हलवा है। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने नहीं करा उनके लिए बहुत कठिन है। उसके बाद आपके क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट्स हो गए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सब्जेक्ट्स हो गए, जिसमें कि आपका आर्बिट्रेशन भी है, आपका लेबर लॉ है। इसको मैंने ऐसे कैटेगराइज इसलिए करा बिकॉज थोड़ा क्लोज कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनका बनता है। इसके बाद अदर में आपके वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन उनको आप कहीं पे कैटेगराइज नहीं कर सकते हो। तो आपको जब आपका टाइम डिवाइड करना है तो आपको ऐसे डिवाइड करना है कि आपने पहला ब्लॉक उठाया, ब्लॉक उठाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप सबसे पहले उसको खत्म करो अच्छे से, उसके केस लॉस को खत्म करो, फिर मॉक टेस्ट को खत्म करो, मॉक एमसीक्यूज वगैरह लगाओ, और उसके बाद अगले सब्जेक्ट पे जाओ। और एक बार में एक पूरे ब्लॉक को खत्म करने से फायदा क्या होता है कि जो कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स के प्रिंसिपल्स थोड़े आपके एक जैसे होते हैं, तो वहां पे आपका दिमाग एकदम सेट हो जाता है कि हाँ मैंने 2 महीने केवल बिजनेस लॉ पे ध्यान लगाया तो बिजनेस लॉ मेरा अच्छे से प्रिपेयर हो गया। फिर आप गए कॉन्स्टिट्यूशन पे, फिर आप गए आपका क्रिमिनल लॉ पे। इस तरीके से आप जा सकते हो, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी पढ़ाई किस तरीके की किस लेवल पे है, आप अपना टाइम इस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपको कंफ्यूजन है इस चीज में कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, या फिर कैसे मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, तो उसका बेस्ट आंसर मैं अगर आपको दूं तो आप संभव लोग हमारे साथ ज्वाइन करिए कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में। बिकॉज यहाँ पे आप हमारा रिजल्ट जो है वो देख ही सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पिछले 3 साल से स्टूडेंट्स को एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट, हमारे जो कोर्स है इसके मैं बताऊं आपको 3499 केवल। इसके अंदर हम लोग आपको गाइड भी करते हैं पूरा कि आपको आपकी पढ़ाई करनी कैसे, कौन से सब्जेक्ट्स को कब टैकल करना है, कैसे करना है। उसके साथ में आपको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज देते हैं, 70 मॉक पेपर्स इन टोटल अलॉन्ग विद सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स, ताकि आपका बिल्कुल एक्सटेंसिव कवरेज हो और चारों साल के पैटर्न को कंसीडर करके ये मॉक पेपर्स हम लोगों ने बनाए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स होते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, उसके हिसाब से हम लोग आपको पूरा वहां पे वीडियो लेक्चर्स देंगे। और से अगर मैं बात करूं रीडिंग मटेरियल की, तो रीडिंग मटेरियल के अंदर जितना भी आपको पढ़ना है, चाहे वो केस लॉज हो, अमेंडमेंट्स हो, चाहे फिर आपके वो फाउंडेशन सब्जेक्ट से जितने भी टॉपिक हो, चाहे यूएपी एनडीपीएस हो, चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, चाहे बिजनेस लॉ हो, सारा का सारा हम लोग आपको कवर करके देंगे। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी डन बाय संभव लॉ। और आप बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए और अपने हिसाब से पढ़ाई करिए। और उसके अलावा हम लोग आपको डाउट सॉल्विंग भी देते हैं, जहां पे आपको गूगल फॉर्म हम लोग प्रोवाइड करेंगे अप्रैल के महीने से। आप जाइए अपना डाउट बताइए, हम लोग उसको सॉल्व भी करेंगे आपको ईमेल के थ्रू। तो अगर आपको ज्वाइन करना है केवल 3499 में, आप आइए जरूर से ज्वाइन करिए। बाकी जो प्राइस है ये आपका सेल का प्राइस है, जब एकदम कॉस्ट कम होती है, वरना आपका जो प्राइस होता है नॉर्मली 4500 के आसपास आपको मिलेगा। तो अगर आपको उस तरीके से अगर आपको सेल के दौरान ज्वाइन करना है तब करिए, लेकिन अगर मान लो आपको जल्दी है तो आप उस प्राइस में भी कर सकते हो, डेट्स अप टू यू। ठीक है, वरना अगर मान लो डाउट है कोर्स के लेके तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर जो है उसका ये मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट यहाँ पे व्हाट्सएप या कॉल पे कर सकते हो।
अब इसके बाद अगर आगे बात करूं कि आपको जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको किस तरीके से शुरू करना है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपकी पढ़ाई कैसे होगी। आपको एनालाइज करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन को, और ये देखना पड़ेगा कि हर जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपने कितना करा है और कितना आपने नहीं करा है। व्हाट डज दैट मीन? अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो आप सीएस के स्टूडेंट हो और आपकी जो तैयारी है वो आपकी बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट्स में काफी ज्यादा अच्छी बन चुकी है बिजनेस लॉ के अंदर, तो आपको अब उसमें पता है ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में आपकी पकड़ नहीं होगी तो उसमें आपको ज्यादा टाइम लगाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में नहीं है तो उसमें आपको ज्यादा टाइम लगाना है। तो इस तरीके से आपको जाना है अपनी तैयारी के साथ डिसाइड करते हुए। और डिसाइड करने का तरीका क्या है, नोट्स बनाने का तरीका क्या है, आप चलिए उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सटेंसिव बात करते हैं। तो ये जो वीडियो का पार्ट है ये थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो आपको काम करना है ना, तो आपको ये पहले समझना है कि जो आपके ब्लॉक्स मैंने आपको बताया था ना चार, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बिजनेस लॉ, उनके अंदर कौन कौन से बेरैक्स और सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का आपका पूरा वो है पार्ट, उसके अंदर ये जो बेरैक्स है उनको प्लीज आप नोट करिए यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। और मैं अगर आपको वैसे भी बता दूं नरेट करके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लेबर लॉ अलग से ये हो गया, फिर एनवायरमेंटल लॉ का ये पूरा आपका ब्लॉक हो गया जो आपको बेरैक्स बेसिकली कवर करने हैं। और उसके अलावा आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, ये आपको कवर करना है कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बिजनेस लॉ के अंदर ये तीन आपके सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स इनको पूरा कवर करना है। और उसके बाद ये आपकी जो बेरैक्स हैं इनको आपको देख के चलना है कि इनका इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है वो आपको पता हो। ठीक, इसके बाद आपका क्रिमिनल लॉ का जो पार्ट है उसके अंदर आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस ये आपको पूरा करना है। और उसके बाद ये जितनी बेरैक्स हैं आपकी इनको जो है आपको कर लेना है ऊपर ऊपर से, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो देख के जाने, केस लॉ है वो देख के जाने। ठीक है, इसके बाद जो आपका लास्ट पार्ट है वो है आपका इंटरनेशनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस का। इसके अंदर इन दोनों में आपको सबसे ज्यादा जो पढ़ाई करनी है वो है एमसीक्यूज की, मॉक पेपर्स की, बिकॉज केवल टॉपिक पढ़ लेने से या फिर केवल फाउंडेशन खत्म करने से नहीं काम होने वाला है। जो रीसेंट अपडेट्स आते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर उनको कवर करना जरूरी है। और जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जितना आप क्वेश्चन लगा के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाते हो, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन इससे बहुत तगड़े पूछ जाते हैं, उतना अच्छा रहेगा। इसके बाद आपका फैमिलीज एक्ट की ये वाले बेर एक्ट आपके हो गए सारे के सारे, और आपके आईपीआर से जुड़े हुए बेर एक्ट और आईटी एक्ट हो गया, और आपका यहाँ पे एक और जो बचा हुआ है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको कर लेने हैं, सबसे पहली बात जानिएगा। आई होप आपने ये सब मतलब वीडियो पॉज करके नोट कर लिया हो। अब इसके मैं आगे बात करूं कि करना किस तरीके से है, व्हाट इज द मेथड टू डू इट, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मान लो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एग्जांपल लेता हूं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि आपको ऐसे ना लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाना है। आप जाइए, आपके पास एक ना या तो सिलेबस मिल जाएगा या कोई बेराक्ट के अंदर से कहीं से भी एक वो निकालिए कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर होते हैं। उसके बाद उन टॉपिक्स को आप उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने, जैसे हम लोग का कोर्स होता है उसके अंदर हम लोग ये चीज अभी इंक्लूड करने वाले हैं कि हम लोग पर सब्जेक्ट आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम है। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की हिस्ट्री और सेलिएंट फीचर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द एग्जाम पर्पस। उसके बाद आपका ये वाला जो पार्ट है जो कि आपका पार्ट 3 के पहले आता है वो आपका थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पूरा जो आपका पार्ट 3 है दैट इज समवट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें से हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है और जनरल वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में जब केस लॉज की बात आती है, जब रिसेंट केस लॉज आते हैं वो भी जो है इन टॉपिक्स में से ज्यादा आते हैं, इसमें जो है थोड़ा कम चांस होता है केस के रेफर होने का, जाने का। तो आपको इस तरीके से पहले डिवाइड करना है अपने इस चीज को पूरे को। और इसके आगे मैं बात करूं, जैसे हम लोग डीपीएसपी इन सबको हमने उठा के डाला कि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंस पे है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सेकंड नंबर की इंपॉर्टेंस। फिर ये आपके उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको इसको ऊपर ऊपर से करना है, आपको इसकी पूरी पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, मतलब जो ब्लू वाले टॉपिक्स है उनकी उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं करनी है, येलो वालों की थोड़ा और अच्छे से करना है, थोड़ा सा बेटर उसकी वो बनानी है। और आपके ग्रीन वाले हैं उनको आपको पूरा बिल्कुल बेराक के साथ, और जो उसके अंदर केसेस दिए हुए हैं, जैसे मान लो आप बात करते हो आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 को हम लोगों ने अलग से एक टॉपिक के तौर पे यहाँ पे देखिए ट्रीट करा है। आर्टिकल 16 को भी हमने ट्रीट करा है, बिकॉज रिसेंट में भी बहुत सारे केसेस इसके ऊपर से आते हैं, तो आपको उसको अलग से पढ़ना है। जो केस लॉज आपके, जैसे मान लो इंदिरा साहनी से शुरू हुआ, उसके पहले क्या था, उसके बाद क्या आया, फिर वो कैसे ब्रांच ऑफ हुआ, कैसे कैसे रिसेंट केसेस में आ रहा है, सारा आपको पता होना चाहिए। दिस इज द वे यू हैव टू स्टडी अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बाय डिवाइडिंग इट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ब्लॉक, और उसके बाद उसको डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस के हिसाब से तोड़ लो और फिर बढ़ो। ये जो आपका काम है ना, ये केवल जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके जो है, जैसे मान लो यहाँ पे इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस हो गया, यहाँ पे आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस हो गया, यहाँ पे ये तीन आपके हो गए, इनके अंदर ही केवल आपको ये काम करना है कि आप इसको इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स में तोड़ तोड़ के ऐसे पढ़ रहे हो। ठीक है, और इसके बाद जो आपके माइनर एक्ट्स आते हैं ना,
अगर मैं माइनर एक्ट्स की बात करूं, जैसे मान लो मैं यूएपीए का एग्जांपल लेता हूं, तो यूएपीए या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे जितने भी इस तरीके के एक्ट्स होते हैं, उसके अंदर जो कुछ सिलेक्ट प्रोविजंस होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ को हम लोग लॉ स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ को हम लोग लॉ स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। जो लॉ स्कूल में पढ़ते हो वो तो आप जानते हो आपको कैसे ब्रेक डाउन करके पढ़ना है, इंपॉर्टेंट। जो नहीं आपको पता है उसके लिए कुछ नहीं करना है। यूएपीए के लिए जैसे मान लो नहीं पढ़ाते हैं हिस्ट्री, फीचर्स, इंट्रोडक्शन, लॉन्ग शॉर्ट टाइटल, सिंपल सी बात। सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज है वो पता होना चाहिए किसी भी एक्ट का। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 4 आपका, सॉरी चैप्टर 4 आपका, फिर चैप्टर 6 आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 7 आपका इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस वाले, और उसके बाद सेक्शन नंबर 43 यहाँ पर, जो कि आपके जो रिसेंट अभी केसेस आए हैं, ख्वाह फसल का हो चाहे के नजीब का हो, सबसे ज्यादा इसी सेक्शन के ऊपर और सेक्शन 43D के ऊपर सबसे ज्यादा यहाँ पे केसेस यहाँ पे बात की गई है इनके अंदर, तो आपको वो पता होना चाहिए। और जो भी यहाँ पे रिसेंट केस कवर हो रहा है, आप जाइए लाइव लॉ खोल लीजिए या फिर कोई भी वेबसाइट जहां पे आपको इस तरीके से बता दिया गया है कि इस पर्टिकुलर एक्ट से ये केस इंपॉर्टेंट है, वहां पे जाइए, बैठिए, देखिए उस केस के अंदर क्या दिया हुआ है, और उसके हिसाब से जो भी लॉ यहाँ पे कवर है, जो भी सेक्शन यहाँ पे कवर है, उसको प्लीज नोट करके उसके नोट बनाइएगा जरूर से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जैसे मान लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी जजमेंट्स हैं जो मैंने कहा कवर करना है, उसके अंदर भी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर प्रोविजंस है आपके आर्टिकल 20, 21, 22, जो कि कोरिलेशन रहता है उसका यूएपीए के साथ, बिकॉज ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, तो आपका इसके साथ कोरिलेशन सीधे सीधे जाने ही वाला है, वो आपको पता होना चाहिए उसके पूरा कोरिलेशन। और साथ में सीआरपीसी के अंदर जो बेल के पर्पज से बात होती है, जैसे के नजीब के केस में हुआ पूरा पूरा, वो आपको पता होना चाहिए कि कोरिलेशन कैसे आया, जजमेंट ने दिया क्या हुआ था। अब आप ये मतलब बेसिकली समझिए कि पढ़ाई को आपको किस तरीके से लेके जाना है। जिन एक्ट्स का आपको पता है, कॉलेज में पढ़ा है, उनको उसी तरीके से पढ़िए जैसे कॉलेज में पढ़ाया गया था, और जिसका नहीं पता है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में ऐसे ही तोड़ दीजिए। और अगर मान लो आपको ये मेहनत नहीं करनी है, जहां पे जैसे मान लो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ऐसे तोड़ दिया आपके लिए इजीली समझने के लिए कि भाई कैसे पढ़ना है, साथ में इसका स्टडी मटेरियल भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन करिए। वहां पे हम लोग आपको ये भी पूरा करके देंगे, मटेरियल भी साथ में देंगे, और साथ में ये वाला भी जो आपका एक्ट्स है इस तरीके के, उनका भी पूरा मटेरियल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अलॉन्ग विद केस लॉ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से भी करना चाहते हो, देन आई हैव गिवन यू द रोड मैप कि किस तरीके से सारी की सारी चीजें आपकी होंगी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लिया, ठीक है, पार्ट्स के अंदर, फिर आपने ये भी देख लिया कि सब्जेक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट कौन सा है, किस पार्ट को ज्यादा समय देना है, किस पार्ट को कम समय देना है। अब आपको ये सोचना है कि उसके नोट्स आपको किस तरीके से बनाने हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्ड अब चर्चा करता हूँ। सबसे पहले अगर बात हम लोग करें कि जब आप नोट्स बना रहे हो, जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर आपकी जो देखिए फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स होंगे ना, उसकी जो फाउंडेशन की जो पूरे नोट्स हैं, उसको आप अलग रजिस्टर में बनाइए अगर आपको मन है बनाने का। बिकॉज फाउंडेशन के अंदर आप जब पढ़ रहे हो तो उसके अंदर की जो केसेस हैं, उसके अंदर की जो थ्योरी है, वो अलग रजिस्टर में रहने दो, दैट इज बेटर। उसको इधर मिक्स मत करना केस लॉस के साथ। और यहाँ पे जब आप इसको बना रहे हो, यहाँ पे तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके आप चाहो तो नोट्स बना लो, चाहे तो आप उसको खुद से पढ़ लो, किसी एक एजेंट सीरीज अगर मैं आपको बताऊं कि कोई अच्छी बुक है जहां से आपको रेफर करना है, तो एक एजेंट से आप पढ़ लो, वहां से आपका काम फाउंडेशन सब्जेक्ट के लिए हो जाएगा। उसके लिए आपको ज्यादा हेल्प नहीं चाहिए कि उसके नोट्स कैसे बनेंगे। जो आपको मेन हेल्प चाहिए वो है आपके केस लॉस के लिए कि इसके अंदर नोट्स कैसे बनने। तो अगर मान लो मैं किसी भी केस लॉ की जब बात करता हूँ ना, तो केस लॉ अगर आप बात करते हो क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको 3 टाइप के पता होने चाहिए। सबसे पहले होते हैं आपके लैंडमार्क केसेस। ये वो केसेस होते हैं जिसमें कि 5 जजेस की बेंच होती है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस की बेंच होती है, जिसके के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ पे डिसीजन दिया गया हो, ठीक है। इनको आपको सबसे ज्यादा मन लगा के पढ़ना है, सबसे ज्यादा डिटेल भी इनकी नोट करनी है। और ये जो डिटेल्स आपकी दी है ना, सबसे पहले आपका नेम ऑफ केस, दूसरा कोरम ऑफ जज जिसमें कि कंकरिंग डिसेंटिंग ओपिनियन अगर है वो आपको नोट करना है अपने रजिस्टर के अंदर, फिर आपके इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के अंदर ओवररूल जजमेंट्स, और कोई मान लो लैंडमार्क या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जुड़ा हुआ कोई जजमेंट है जिसने की इंटरप्रिटेशन दिया है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर या किसी बात के ऊपर, वो आपको नोट करना है। और ये जितनी बातें लैंडमार्क केसेस के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो आपका नवतेज सिंह जौहर हो गया, जोसेफ शाइन हो गया, इस टाइप के जो केसेस होते हैं ना, जो बड़े होते हैं, उनके लिए क्या नोट करना है वो बता रहा हूँ, उसके नोट कैसे बनेंगे वो बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपके जो इश्यूज रेफर हुए थे उस केस के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। फिर रेशियो टू सरेंडाई, यहाँ पे जो आपका मेन जो ऑथर थे जजमेंट के, उन्होंने क्या बोला, मान लो डिसेंटिंग ओपिनियन थी तो उसमें क्या बोला गया, ये सारी बातें आपको नोट करनी है। उसके बाद आपका ऑबिटर डिक्टा। अब देखिए कुछ जजमेंट्स ऐसे होते हैं लैंडमार्क के अंदर भी जहां पे ऑबिटर के अंदर गाइडलाइंस इशू कर देती है कोर्ट। कुछ जजमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे वो लोग कोई अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, ये ऐसे लॉ चेंज होना चाहिए, या फिर वो लोग एक फ्यूचर का आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आयशा शिफा के केस के अंदर आपको बताया गया, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आपको आगे बताया कि क्या हम चाहते हैं लॉ के साथ हो, तो उस टाइप के ऑब्जर्वेशंस को, गाइडलाइंस को, वो आपको नोट करते हुए जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके लॉज इन्वॉल्व, तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जो फाउंडेशन सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं
उसको आपको यहाँ पे कोरिलेट करना है। तो अब जब आप नोट्स बनाओगे तो उसका तरीका क्या रहेगा कि आपने अपना जो भी वो था रजिस्टर उसको बनाया, उसके अंदर जैसे मान लो आपने नोट करा कि आर्टिकल 15 है, तो यहाँ पे आपने आर्टिकल 15 लिखा। वो लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिखा केस 1 जो भी आया होगा, और उसके अंदर जो भी लैंडमार्क केस है उसको आप पूरा एक पन्ने का पूरा स्पेस दो। ठीक है, एक पन्ने का पूरा स्पेस दो। ये जितनी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं वो लैंडमार्क केसेस के लिए नोट करो, बिकॉज वो सारी की सारी चीजें आपको नोट्स बना के पढ़नी है। मैक्सिमम जो आपको स्पेस देनी है रजिस्टर के अंदर वो है 1 से लेके 2 पेज की लैंडमार्क केसेस के लिए। ध्यान रखिएगा, लैंडमार्क केसेस के लिए 1 से लेके 2 पेज की आपको स्पेस देनी है रजिस्टर के अंदर। और ये जितने पॉइंट्स मैंने बताए ना ये आपको नोट करके चलना है। अब जैसे मान लो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर रेशियो टू स्टूडेंट हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज है कौन सी नहीं है, तो उसका सिंपल सा पार्ट ये है कि आप लाइव लॉ पे जाइए या फिर आप एससी ऑब्जर्वर पे जाइए। वहां पे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि जो एकदम बुलेट पॉइंट्स वाले लिखते हैं ना बड़ा बड़ा हेडिंग के अंदर कि ये फला फला चीज यहाँ पे कोर्ट ने इस पर्टिकुलर चीज के लिए ऑब्जर्व कर दी, वही आपका रेशियो टू स्टूडेंट है। वही चीज यहाँ पर क्लैट उसी के ऊपर क्वेश्चन बनाएगा। बिकॉज आप ये समझिए कि जब पेपर सेट करने भी जाते हैं हमारे टीचर्स जो कि क्लैट के लिए बना रहे हैं पेपर, तो वो भी तो इन्हीं तब तरीके के सोर्सेज का यूज कर रहे हैं। वो भी एससीसी ऑनलाइन का यूज कर रहे हैं, वो भी मनुपात्रा का यूज कर रहे हैं, लाइव लॉ का यूज कर रहे हैं। तो उनको भी जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो भी वहीं से मिलेगा जहां से आप खुद पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो आपको उनके माइंड के अंदर जाना है कि वो किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो उसका तरीका यही है कि आपको रेशियो उन्हीं बुलेट पॉइंट्स में से मिलेगा जो कि वहां पे हाईलाइट करे गए लाइव लॉ में या फिर एससी ऑब्जर्वर में या फिर मनुपात्रा में, जहां से भी आप पढ़ रहे हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको प्लीज खास तरीके से नोट करिए। ठीक है, ये हो गया नोट्स बनाने का तरीका फॉर लैंडमार्क केसेस। अब इसका जो सेकंड कैटेगरी है वो है आपके इंपॉर्टेंट केसेस की। ठीक है, ये वो केसेस हैं जो कि या तो आपके न्यूज मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होते हैं या फिर किसी ऐसे क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर मान लो डुअल जज की बेंच उसने डिसीजन दिया और एकदम से आपको दिखा कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है। उस टाइप के जजमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कंकरेंट डिसेंटिंग ओपिनियन जजमेंट्स के अंदर ज्यादा जल्दी मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको अगर याद करना है तो आप केवल कोरम ऑफ जजेस को यहाँ पे देख लीजिए, नेम ऑफ केस को आप यहाँ पे देख लीजिए। इंपॉर्टेंट केसेस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये देख लीजिए। उसके बाद ये अगर रेफर्ड केसेस में बात करता हूँ तो वहां पे ओवररूल केसेस आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, तो आपको केवल लैंडमार्क और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस मिलेंगे, वो आपको जो है नोट करना है। उसके बाद इश्यूज रेफर्ड आपको नोट करना है इंपॉर्टेंट केसेस के लिए। इसका एग्जांपल है आपका के नजीब का केस, इंपॉर्टेंट केस की मैं अगर बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद उसका रेशियो डिसीडेंडाई, उसके लिए आप सीधे सीधे लाइव लॉ पे जा सकते हैं। वहां पे आपको ऐसे जो केसेस है वो मिल जाएंगे। उसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें दी होती है वही उसका रेशियो होता है, उसी को नोट करिए। फिर अगर ऑर्बिटर डिक्टा दिया हुआ है, मान लो कोई गाइडलाइंस दिया हुआ है तो उसको नोट कर लो, काफी है। अगर नहीं दिया है या फिर लगता है कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ दो। डोंट नोट डाउन द ऑर्बिटर डिक्टा इफ इट इज नॉट साउंडिंग रेलेवेंट और फीजिबल। ठीक, सिंपल। उसके बाद जो आपके लॉज इन्वॉल्व है वो आपको पक्का पक्का करना है कि आप वहां पे नोट कर लो अपने रजिस्टर के अंदर कि भाई ये जो पर्टिकुलर सेक्शन था या फिर ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल था ये यहाँ पे कवर हुआ था। और जब आप कैटेगराइजेशन भी करोगे ना कि मान लो कोई केस आया, जैसे मान लो के नजीब का केस है या फिर किसी भी उसका केस है, तो उसके अंदर यूएपीए भी था, उसके अंदर आर्टिकल्स जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो भी थे, उसमें सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस भी थे। तो आपको जो उसकी बेसिक जो वो है, आप समझ लीजिए उसकी जो मेन सब्जेक्ट है जिसकी वो कवर कर रहा है, मान लो यूएपीए से है और वो बेल की बात कर रहा है, तो आपको उसी रजिस्टर के अंदर जाकर उसको मेंशन करना है कि भाई यूएपीए का मैंने सेपरेट एक रजिस्टर बनाया, उसके अंदर मैंने के नजीब के केस को डाला। उसके बाद मैंने उसके नेम, उसका कोरम, उसके अंदर का मान लो कोई लैंडमार्क जजमेंट था जो कि उसमें साइट करा गया वो डाला। फिर इश्यूज जो उसमें टच करे गए थे यूएपीए से जुड़े हुए 43D5 है जो भी आपका वहां पे इशू था वो, रेशियो जो था वो डाला। उसके बाद जो लॉ इन्वॉल्व है उसके अंदर मैंने यूएपीए के जो सेक्शंस थे वो तो मैंने डाले ही डाले कि ये सेक्शन था, और उसको जाके अपने जो वो वाला रजिस्टर था जहां पे मैंने फाउंडेशन के लिए नोट्स बनाए थे या फिर जहीं से मैं बुक्स रेफर कर रहा हूँ वहां पे मैंने लिख दिया। और उसके अलावा सीआरपीसी के अंदर भी जो सेक्शन कवर हुआ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो आर्टिकल कवर हुआ उसको भी मेंशन करो। वो नहीं मेंशन करोगे तो कोरिलेशन नहीं बनेगा, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट कोरिलेशन। क्लैट यही चीज चेक करता है कि भाई आपने जब कोई कानून पढ़ा, कोई केस पढ़ा, तो उस केस के अंदर अगर 3 बैराक्स कवर हो गई तो तीनों का आपको पता होना चाहिए, केवल एक से काम नहीं चलेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अगर के नजीब का केस दिया है तो वो लोग केवल यूएपीए से ही क्वेश्चन पूछेंगे, सीआरपीसी से नहीं पूछेंगे, फिर आर्टिकल 20 या 21 या 22 से नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा। दे विल आस्क यू फ्रॉम एवरीवेयर। सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग द नोट्स, मेक श्योर दैट यू मेंशन द केस ओनली वंस, डू नॉट रिपीट इट कि आप सीआरपीसी में भी जाके रिपीट कर रहे हो, वहां भी रिपीट कर रहे हो, वो मत करो। केवल एक जगह डालो
और वहीं से सारा का सारा नोट कर दो कि कौन कौन सा यहाँ पे स्टेट्यूट रिकॉर्ड था, और फिर आपके जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं या फिर जहां से भी आप बुक से पढ़ाई कर रहे हो वहां पे एक नोट बना लो कि मुझे इस चीज को दोबारा आके अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ना है। दैट इज द वे टू मेक योर नोट्स वेरी सिंपल। और मैं अगर पेज लिमिट की बात करूं तो पेज आपको, जैसे मान लो रजिस्टर जो था, तो इंपॉर्टेंट केसेस के लिए केवल 1 पेज का इस्तेमाल करना, ठीक है, केवल 1 पेज का इस्तेमाल करो। 2 पेज तक तो जाने ही मत दो, इतना तो उसमें होता ही नहीं है नोट करने लायक, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, लेकिन केवल 1 पेज तक रखो। और फिर मैं अगर बात करता हूँ लास्ट कैटेगरी ऑफ केसेस की, तो ये वो ऐसे केस होते हैं जिनका की इंपॉर्टेंस होता है कि हाँ भाई आने का चांस है क्लैट के अंदर, हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो उसके अंदर लेवल ऑफ डिटेल है हमको जो पढ़नी है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज अगर आपको ये पता करना है कि कैसे कोई केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे कम इंपॉर्टेंट है, उसका नाम आप लीजिए, नेम, ठीक है, और उसको जाके आप बस गूगल कर लीजिए। गूगल करते ही ना आपको वहां पे तुरंत मिल जाएगा कि कितने वहां पे ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया है। मान लो एससीसी ऑनलाइन ने कवर करा, लाइव लॉ ने कवर करा, फिर द हिंदू ने भी कवर करा, लाइवमिट ने कवर करा, और मान लो 5-6 लोगों ने ब्लॉग भी लिख डाला, किसी ने भी कुछ भी कर डाला, आपको पता चल जाएगा दिस केस इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने कवर ही नहीं करा है तो फिर घंटा केस इंपॉर्टेंट है उतना, लेकिन आपको वो पढ़ना है तो फिर आप उस केस की इंफॉर्मेशन को नोट कर लो। और ये जो टाइप के केसेस होते हैं ना, वही सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, बिकॉज उसी में से क्लाइंट बस पैराग्राफ देके पूछ लेगा, आपको कॉन्टेक्स्ट मालूम नहीं है तो आप आंसर कर नहीं पा रहे हो। लेकिन आपको अगर वो केस पता है देन इट मेक्स अ लॉट मोर सेंस, जब आप केस को देख के वहां पर पता चल जाता है कि हाँ ये पैराग्राफ इस पर्टिकुलर केस से, तो आपको आंसर करने में और गेस वर्क करने में बहुत आसानी होती है उस टाइम पर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो नंबर है यहाँ पे अगर मैं बताऊं कितने होंगे टोटल, तो आप ये समझ के चलिए कि कम से कम 200 से लेकर 300 केसेस ऐसे होंगे, या हो सकता है 350 भी आप मान लो, जो कि इस कैटेगरी के हैं जहां पे आप इनको कह रहे हो कि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, पर आपको पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट केसेस आपके अगर मैं टोटल बात करूं अगर, तो यहाँ पे 150 के अराउंड होंगे, और लैंडमार्क की मैं अगर बात करूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाले हैं, वो आपके अराउंड 70 to 80 होंगे जो कि आपको करने हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से समझ लीजिए कि कितने नंबर ऑफ केसेस पढ़ने हैं। ये आपको जो नंबर है ये अराउंड आपका 500 से लेके 600 जाएगा, बिकॉज 2019 से लेके 2023 तक जितने केसेस थे दे आर ऑल इंपॉर्टेंट। उसके पहले के अंदर जो लैंडमार्क केसेस है वो आपके इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा जो हिस्टोरिकल केसेस हैं वो आपको देख के चलने, जिसका क्या आपने पहले ही काम तमाम कर दिया है अपने फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स के स्टडी के अंदर। और वो भी आपको कैसे करना है ये पहले कैटेगराइज करके डिफाइन करिए कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, और उसके हिसाब से डीप में उसकी डेप्थ में जाइए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसकी डीप पढ़ाई करो, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसकी उतनी डीप मत पढ़ाई करो, केवल बैराक देख लो या उसके थोड़ा बहुत प्रोविजन देख लो, और जो बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको लास्ट के लिए छोड़ दो, बाद में करना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर उसके बाद केस लॉस पे आओ। केस लॉस का मैंने तरीका बता दिया कैसे आपको कैटेगराइज करके पढ़ाई करनी है। और उसके बाद लास्ट में जब आप साथ में इसकी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एमसीक्यूज लगाने हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आपको एमसीक्यूज की इंपॉर्टेंस कहां से समझ में आएगी, तो उसको कुछ आप ऐसे समझो कि आपने गए, आपने अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई, मान लो आपने कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन 2 हफ्ते में खत्म करूंगा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन उठाया, आपने टॉपिक्स डिवाइड करे, आपने पढ़ना शुरू करा, फिर आपने एक दिन 3 टॉपिक पढ़े, फिर उसके साथ आपने उसके केसेस भी पढ़ डाले, लेकिन उसके एक दिन बाद आपको एमसीक्यूज जम के लगाने हैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक के। एमसीक्यूज आप जितना लगाओगे उतना आपका प्रैक्टिस बनेगा, उतना ज्यादा आपके दिमाग में ना लिंकेज बनेगा, बिकॉज जो 600 केसेस आप पढ़ोगे, 700 पढ़ोगे, या फिर आप जितना भी फाउंडेशन पढ़ोगे वो आपके दिमाग में स्टिक नहीं होने वाला। आप उसको क्रैम करके घोट के पियोगे, उससे काम नहीं चलेगा। व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको अपने दिमाग में कनेक्शंस बनाने हैं, ये देखना है कि मेरी जो रिकॉल मेमोरी है, मेरी मसल मेमोरी है ना, वो डेवलप हो, तभी जाके आप कॉम्पीट कर पाओगे उस स्टूडेंट के साथ जो कि यहाँ पे पीसीएसजी की तैयारी कर रहा था, मान लो अपने जुडिशरी की, उसने प्रीलिम्स तक, मेंस तक जाके वो अपना एग्जाम निकाल चुका है, और उसके दिमाग में पहले ही वो 2-3 साल तैयारी कर रहा था, उसको पहले से आता है, उसको केवल केस लॉ पढ़ के ही यहाँ पे अपना काम चला लेना है। लेकिन आपका काम नहीं चलने वाला, बिकॉज अभी आप नए हो, एकदम मैदान में उतरे हो, 4th ईयर में हो, 5th ईयर में हो, क्या हो, बट आपको अगर अच्छा कॉलेज चाहिए या फिर पीएसयू के लिए सोच रहे हो, तो ये बात जान के चलना कि पीएसयू के लिए जो मिनिमम स्कोर है अब, जो कि कॉम्पिटिशन इतना बढ़ चुका है, वो है आपका 90 के आसपास लेके आओगे, या फिर 85 प्लस लेके आओगे, तभी ये समझ लेना कि आपको बढ़िया पीएसयू की जॉब यहाँ पे कंफर्म होने का चांस है कि आपको इंटरव्यू की कॉल भी आए। ये ध्यान रख लेना, 85 तक तो आपको चाहिए ही चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट, टॉप 10 टॉप 20 के लिए। उसके बाद अगर टॉप 5 कॉलेज आपको चाहिए तो उसके लिए आपका स्कोर समझ लो करीब 75 के आसपास होना चाहिए, इवन 70 भी चला जाता है, बट 75 तक अगर लेके आते हो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्कोर है। जिस कॉलेज पे हाथ रखोगे वो आपको मिल जाएगा। पीएसयू के लिए ये स्कोर,
टॉप 5 के लिए ये स्कोर, प्लेन एंड सिंपल। और तैयारी अगर शुरू कर रहे हो तो अभी से शुरू करो। अगर आप एक जुडिशरी के स्टूडेंट पहले से एस्पिरेंट हो या फिर आपने पहले भी एग्जाम्स दिए हैं, आपको पता है फाउंडेशन सब्जेक्ट्स का, अभी आपको तैयारी करने की उतनी नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, आप देर से भी कर सकते हो। आप अगर ऐसे स्टूडेंट हो जो कि 4th ईयर में है, 5th ईयर में है, तैयारी बिल्कुल नहीं करी है, पता ही नहीं है कि कंपटीशन में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, स्कोप ही नहीं पता है, तो फिर आप जाइए तैयारी को अभी से शुरू करिए, वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। और अगर मान लो आपको नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं हूं यहाँ पे, आप आइए, कोर्स ज्वाइन करिए, मुझे कांटेक्ट करिए, नंबर मेरा दिया हुआ है, मुझसे मैसेज पे बात करिए, चाहे आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है। वैसे भी हम लोग सम्मा ब्लॉग के ऊपर मॉक पेपर्स भी देंगे, लेक्चर्स भी देंगे, वो भी देंगे, आप आइए ज्वाइन करिए, आई विल बी देयर फॉर योर हेल्प। अब अगर मैं फाइनल एक चीज को और मैं बात करूं कि आपको जो केस लॉज पढ़ने हैं ना, वो आपको जो मैंने आपको कैटेगराइजेशन बताया ना, उसको थोड़ा सा अगर और रिफाइन करूं तो आपका सबसे पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के टाइप के डिसीजन, जिसमें आपका जैसे मान लो बेकर फाउंडेशन हो गया, जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल हो गया, इस टाइप के डिसीजन आते हैं, जिनकी कि मैंने आपको कहा ना कैटेगरी 1 लैंडमार्क केसेस, इनके लिए आपको 1 से 2 पन्ने के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ध्यान रखना 1 से 2 पन्ने के नोट्स, और जितने पॉइंट्स मैंने नोट करवाए थे वो सारे के सारे नोट करना इस टाइप के केसेस के लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट डिसीजन जिसमें कि गाइडलाइंस दिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो आपके हैं जिसमें कि मैंने आपको कहा था ना कि ऑर्बिटर डिक्टा इंपॉर्टेंट होता है, गाइडलाइंस दे दी जाती हैं, उसके लिए आपको फिर से कोशिश करिए 1 पन्ने में, और अगर 2 पन्ने में जाए 2 पन्ने में, लेकिन नोट पूरा करिएगा, नोट्स वैसे ही उसके बनेंगे। फिर डिसीजन जो कि किसी कंट्रोवर्शियल इश्यू से जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, इस टाइप के जो जजमेंट्स है उसको केवल एक ही पन्ना दे रहे, बिकॉज दे आर इन द कैटेगरी ऑफ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, नॉट लैंडमार्क जजमेंट। ठीक, इसके बाद आपका अगला जो डिसीजन वो है आपके किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर। ये जो आपके डिसीजन होते हैं, जैसे मान लो के नजीब का जजमेंट मैंने आपको बताया था, या लक्ष्मीबाई चंद्रागी का जजमेंट हो गया, ये आपके जो जजमेंट्स हैं इसके अंदर भी केवल एक पेज देना है। जो भी आपका इसके अंदर लॉ कवर हो रहा है सारे के सारे नोट करिएगा। ये मत करिएगा केवल अगर यूएपीए का रजिस्टर में उसको लिखा तो वहीं पे बस यूएपीए का सेक्शन डाल के छोड़ दिया, सारे सेक्शंस को नोट करो, और हो तो हाइलाइटर से उसको मार्क भी कर दो कि ये सेक्शन था, ये सेक्शन था, ये सेक्शन था, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। और उसके अलावा डिसीजन जो कि लैंडमार्क जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी किसी उसके टेस्ट करते हैं, ये भी आपके ऐसे डिसीजन जो कि लैंडमार्क जजमेंट्स है, इसको भी आपको 2 पन्ने प्रॉपर देने हैं। तो ऐसे टाइप के जजमेंट को आपको अच्छे से नोट करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अगर आपको मान लो कोई भी डाउट्स है इस बात को लेकर कि कैसे मुझे प्रिपरेशन करनी है, क्या मुझे कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत है, या फिर बाकी कोई भी डाउट है अगर आपको क्लैट से जुड़ा हुआ, तो आप जरूर से आइए, हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन करिए, वरना आप मुझसे वैसे भी बात कर सकते हो, मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशंस। बाय।